नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण, कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत से लगभग हिंदू शासन समाप्त कर दिया था और पूर्ण रूप से स्थापित किया था मुस्लिम शासन। दोस्तों, आप हमारी पूरी जानकारी के लिए लास्ट क्लास देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत पर अटैक किया और किस प्रकार भारत में स्थापित किया मुस्लिम शासन। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसका कि टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। क्योंकि 1526 ईस्वी में जब आएगा बाबर और वह हराएगा इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी को हराकर स्थापित करेगा मुगल वंश। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का जो समय काल है, टाइम पीरियड है, वह है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में हमें कुल मिलाकर 5 वंश के बारे में पढ़ना है, जिसमें है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आज हम स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश के बारे में। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर और हेडिंग डालेंगे दिल्ली सल्तनत और उसमें डालेंगे 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और सबसे पहला वंश पढ़ेंगे हम आज गुलाम वंश। गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश यदि बात की जाए इसके टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दोस्तों, यदि बात की जाए गुलाम वंश की, तो याद रखना यह भारत का प्रथम मुस्लिम वंश था। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था, तो उसका आंसर होगा गुलाम वंश। और यदि बात की जाए इसके संस्थापक के बारे में कि इसका संस्थापक कौन है, इसका फाउंडर कौन है, तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सबसे प्रमुख गुलाम और दामाद भी था। संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब हुआ था 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था जयचंद को, और जयचंद को हराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दिल्ली और लाहौर का शासन भी सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। यदि बात किया संस्थापक की, तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि बात की जाए वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। उसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यदि बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के बारे में, तो इसका शासनकाल था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। शासनकाल बहुत मोस्ट में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है शासनकाल के बारे में भी। यदि बात की जाए इसके नाम के बारे में, जैसा कि इसके नाम में आया है ऐबक, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऐबक का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों याद रखना, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का क्या अर्थ है, तो उसका आंसर है चंद्रमा का देवता। और यदि बात की जाए इसके अन्य नामों की, तो इसको कुरान पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसीलिए इसको कहा जाता था कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक अन्य नाम था कुरान खां। और दोस्तों, इसने लाखों रुपए का दान दिया था, इसीलिए इसका एक नाम और था लाख बख्श। इसी को कहा जाता था लाख बख्श। पूछा जाता है कि किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों, यह ऐसा शासक था जिसने सिपा सालार, सिपा सालार का मतलब होता है सेनापति, आर्मी चीफ। यानी कि यह ऐसा गुलाम वंश का शासक था
जो कि कभी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, केवल सेनापति बनकर ही इसने दिल्ली में शासन किया। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने कि दिल्ली का सिंहासन ग्रहण नहीं किया, तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों यहाँ से हमें इसके 3-4 नामों के बारे में पता चला है। ऐबक का क्या मतलब होता है? चंद्रमा का देवता। और इसी का दूसरा नाम है कुरान खां और लाख बख्श, और इसी ने उपाधि धारण की थी सिपा सालार की या सेनापति की। दोस्तों इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुलझाना। और इसका विवाह किया इसने इल्तुतमिश के साथ, यानी कि इसका दामाद कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का अगला प्रमुख शासक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और यह उस समय पर बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ किए गए कार्यों के बारे में, जो इसके बहुत मोस्ट हैं और बहुत एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके 1194 ईस्वी में किए गए कार्य की। 1194 ईस्वी में इसने एक प्रमुख कार्य किया। इसने निर्माण कराया भारत की प्रथम मस्जिद का, जिसका कि नाम था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम जो कि स्थित है दिल्ली में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पूछा जाता है कि भारत की प्रथम मस्जिद किसने बनवाई थी, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब बनवाई थी? 1194 ईस्वी में, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यदि पूछ लिया जाता है कि किसको तोड़कर बनवाई गई थी, तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का एक किला था जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था और तुड़वाकर भारत की सबसे पहली मस्जिद बनवाई थी, फर्स्ट मॉस्क बनवाई थी, जिसका नाम रखा कुव्वतुल इस्लाम। और 1194 में इसने एक प्रमुख कार्य और किया, वह था जब इसने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह भी एक दोस्तों मस्जिद है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह शरीफ है, उसी के सामने यह मस्जिद बनी हुई है, जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्योंकि इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था 2.5 दिन में, इसीलिए इसको नाम दिया गया 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा। और दोस्तों यदि बात की जाए इसकी कि यह किस जगह पर बनाई गई थी, तो एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर बनवा दी थी एक मस्जिद, और इसका नाम रखा 2.5 दिन का झोपड़ा। अब हम बात करेंगे इसके सबसे प्रमुख कार्य की, जो कि इसने किया था 1199 ईस्वी में। आइए पढ़ते हैं डीप से। 1199 ईस्वी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी टाइम पर इसने निर्माण कराया कुतुब मीनार का। दोस्तों कुतुब मीनार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आज हम सभी के सभी यहाँ पर कवर करेंगे। यदि बात की जाए कुतुब मीनार की कि यह कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा दिल्ली। और इसका निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और यह केवल एक ही मंजिल बनवा सका था। और इसको 1229 ईस्वी में आकर पूरा कराया इसी के दामाद, इसी के गुलाम, जिसका नाम था इल्तुतमिश ने। और जब इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया तो इसने बनवाई थी 5 मंजिल। और दोस्तों 1369 ईस्वी में इसकी 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी
और ध्वस्त हुई थी आकाशीय बिजली के कारण। कुतुब मीनार पर आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिसके कारण कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल ढह चुकी थी, गिर चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी। और उसी की मरम्मत कराई एक तुगलक वंश। जब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में आगे आएगा तुगलक वंश, उसी के एक शासक फिरोज शाह तुगलक ने। पूछ लिया जाता है कि किस शासक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की मरम्मत कराई थी, तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। और कब कराई थी? 1369 ईस्वी में। और यदि बात की जाए इसके नाम के बारे में, तो इसने इसका नाम रखा अपने गुरु के नाम पर, जो इसके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। दोस्तों यह क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि कुतुब मीनार से ही हमें ऐसा लगता है कि इसने अपने ही नाम के ऊपर कुतुब मीनार का नाम रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने अपने गुरु के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा था, जिनका कि नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। और दोस्तों यदि बात की जाए इसकी ऊंचाई की, कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, यदि पॉइंट में आएगी तो आंसर होगा 72.5 मीटर यानी 72.5। और यदि पॉइंट्स में नहीं है तो आंसर होगा 73 मीटर। इससे एक क्वेश्चन और मोस्ट बनता है, पूछ लिया जाता है कि किन किन शासकों के मकबरे कुतुब मीनार परिसर में स्थित हैं। तो 2 शासकों के मकबरे कुतुब मीनार परिसर में स्थित हैं। दो शासक कौन कौन से? पहला हमारा इल्तुतमिश, और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। यह ऑप्शन में भी दिया जा सकता है कि निम्न में से किस शासक का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। और दोस्तों यदि बात की जाए राजधानी की, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किससे बनाया, तो इसने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। जब भारत में शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान, तो उसने अपनी राजधानी बना रखा था अजमेर को। और जब दिल्ली में शासन हुआ मोहम्मद गोरी का, तो उसने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली। और जब दिल्ली का शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर। अब हम बात करते हैं इसकी मृत्यु के बारे में। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। क्योंकि इसकी मृत्यु एक्सीडेंटली हुई थी, एक दुर्घटना से हुई थी, इसीलिए हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में, जो कि कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। क्योंकि दोस्तों लाहौर में मृत्यु हुई थी, तो इसका मकबरा भी कहाँ पर स्थित है? लाहौर में ही इसका मकबरा स्थित है। यदि पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा लाहौर। और यदि बात की जाए इसकी मृत्यु हुई किस तरह से थी, तो यह खेल रहा था उस समय पर चौगान। चौगान का ही एक दूसरा नाम है पोलो। पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी, तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी, तो उसका आंसर भी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
दोस्तों, गिरकर दो राजाओं की, दो शासकों की मृत्यु हुई थी। यदि पूछा जाता है कि घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि पूछा जाता है कि सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, तो आंसर होगा हुमायूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बात करते हैं इससे आगे। अब गुलाम वंश का अगला शासक आएगा आराम शाह। हेडिंग डालेंगे आराम शाह। आराम शाह, जो कि मात्र 1 साल ही शासन कर पाया था, क्योंकि यह बहुत डरपोक और अयोग्य शासक था, जिसका फ़ायदा उठाया इल्तुतमिश ने। बारह सौ 11 में ही एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था जूड़ का युद्ध। जो कि हुआ था इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य। इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह। इस युद्ध में आराम शाह की हार हुई और इल्तुतमिश की विजय हुई। और जब इल्तुतमिश की विजय हुई तो अब दिल्ली का पूरा शासन आ गया इल्तुतमिश के हाथों में। गुलाम वंश का अगला प्रमुख शासक है इल्तुतमिश, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। हेडिंग डालेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, जिसका कि शासनकाल था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। यदि बात की जाए इसके प्रारंभिक जीवन की, तो यह पहले हुआ करता था बदायूं का गवर्नर। बदायूं का गवर्नर था, तभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री सुलजाना का विवाह कर दिया इल्तुतमिश के साथ। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जूड़ के युद्ध में आराम शाह को हराकर इसने दिल्ली के शासन अपने कब्जे में ले लिया था। और दोस्तों, इसी को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इसका जो ससुर था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह खुद गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। अब बात करते हैं इसके कुछ किए गए कार्यों के बारे में, जो कि इसने 1229 ईस्वी में किया। वेरी मोस्ट वर्क, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया 1229 ईस्वी में। और यदि बात की जाए राजधानी की, तो इसने भी राजधानी अपनी बदली और राजधानी को लेकर आया पुनः दिल्ली में। दोस्तों, बात करते हैं आगे। यदि बात की जाए भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आंसर होगा हमारा इल्तुतमिश।
यानी कि भारत का प्रथम सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा हमारा इल्तुतमिश। यदि बात की जाए अंतिम सुल्तान की कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी, जिसे कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था और हराकर स्थापित किया था मुगल वंश। यदि बात की जाए सुल्तान की, तो सुल्तान की उपाधि दी जाती थी बगदाद के खलीफाओं द्वारा, और बगदाद के खलीफाओं ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दी थी इल्तुतमिश को। इसीलिए कहा जाता है कि वह यानी कि इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। जैसा कि हम जानते हैं कि इल्तुतमिश से पहले भी सुल्तान की उपाधि धारण कर चुका था महमूद गजनवी, लेकिन उसने वह उपाधि खुद से धारण की थी, उसे बगदाद के खलीफाओं ने वह उपाधि नहीं दी थी। इसीलिए भारत का प्रथम सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश को और अंतिम सुल्तान माना जाता है इब्राहिम लोदी को, क्योंकि इसने सुल्तान के पद को बना दिया वंशानुगत। पूछा जाता है कि सुल्तान के पद को वंशानुगत किसने बनाया, तो आंसर होगा इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश ने घोषणा की कि मेरे बाद जो भी शासक आएगा वह खुद से ही खुद सुल्तान बन जाएगा। इसीलिए दिल्ली शासन को कहा गया दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसमें जिन भी शासकों ने शासन किया उनको कहा गया सुल्तान, यानी कि दिल्ली शासन को कहा गया दिल्ली सल्तनत। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो बात करेंगे इल्तुतमिश के शेष कार्यों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।